क्लास की एक क्लास भी बना के दी होगी, बनाई थी नहीं बनाई थी? उसका क्या मतलब है? पाइडेंटिक क्या होता है? उसके राउंड ब्रैकेट्स में हम बेस मॉडल क्यों लिखते हैं? वो बेस मॉडल कहाँ से आता है? ये सारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि जब एक क्लास में दूसरी क्लास की चीजें लानी हो तो वो इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस से क्या होता है वो हम क्वार्टर 3 में पढ़ चुके हैं। और फिर उस क्लास को जो डिक्लेयर किया था उसकी रिटर्न टाइप आपने उस रिक्वेस्ट को लगा दी होगी। तो ईमानदारी से बताएं, कोई छुपाने वाली बात नहीं, नोबडी इज जजिंग यू। कितने लोगों ने सक्सेसफुली होमवर्क कर लिया है? क्या? और कितनों ने नहीं किया ईमानदारी से सक्सेस? क्या बात है, ये और ज्यादा है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना, उसको एक्टिव करना, सर्वर को ऑफ करना, चाहे वो फास्ट एपीआई का सर्वर हो या नेक्स्ट.js का सर्वर हो। तो भाई ये सारे काम हो सकता है क्योंकि वो पावर शेल में होता है ना, इसमें एज ए डेवलपर आपकी कोई गलती नहीं है अगर वो काम नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रेटेजिक इशू है क्योंकि वो पावर शेल में कमांड को रन करता है। फिर अगर कोई एरर आता है तो वो बैकग्राउंड में क्योंकि टर्मिनल चल रहा होता है, तो एज ए डेवलपर आप लॉग्स को देख नहीं सकते हो। तो ये सर्वर अप करने वाला काम, चाहे नेक्स्ट.js का सर्वर अप करो npm run dev, या चाहे मेरा फास्ट एपीआई का सर्वर अप करो, वो पूरी कमांड लिखे यूबी रन यूबीकॉन वाली, वो काम आप अलग से दूसरे टर्मिनल में मैनुअली कर लो। सही है? उससे होगा क्या कि जब भी कोई एरर आएगा या सक्सेसफुली किसी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा ना, दोनों सूरतों में आप क्या कर सकते हो, उस चीज को खुद से डिबग कर सकते हो, वरना वो पावर शेल बैकग्राउंड में चलेगा, आपको पता नहीं होगा। और फास्ट एपीआई में जब भी कोई सिंटैक्स एरर या कुछ भी इशू होता है ना, तो वो क्या करता है, ब्राउजर पे यहाँ पे लूप में फंस जाता है, वो रीलोड होता रहता है। हम एज ए डेवलपर इंतजार करते हैं कि भाई अभी रिफ्रेश होगा, बट वो बैकग्राउंड में क्या है, एक हमारा एरर आ जाता है। और जिसने अभी नहीं किया, ये टाइम वैसे ही नहीं है, और ऊपर से आप लोग और अपना काम जो है वो जमा किए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, तो भाई थोड़ा सा गौर फिक्र करो। आज का हमारा टॉपिक है एमसीपी सर्वर्स एंड इंटीग्रेशंस। हम कहां से पढ़ रहे हैं इस चीज को? सर्जिया की वही वाली बुक जो मैंने अपनी रेपो में भी लगा दी थी, github.com संडे आफ्टरनून। सही है? यहां पे आप आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, और यहां पे ये पेनावर्सिटी बुक, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप जेमिनी CLI वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। चैप्टर 2 पार्ट 2 और उसका चैप्टर 6 पार्ट 2 AI टूल लैंडस्केप, और चैप्टर 6 गूगल जेमिनी CLI। हम यहाँ से जो है वो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। हमने इंस्टॉलेशन देख ली, जेमिनी CLI क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें जो है वो हमने गो थ्रू कर ली। मेमोरी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जब भी आप जेमिनी से बातें करते हो या किसी भी AI मॉडल से बातें करते हो, तो होता क्या है, जब आप बात करते हो ना, तो ऑफ कोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो आपके स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है पिछली कही भी चीजें उन्हें याद नहीं रहती। तो अब क्या करें? सपोज मैं अभी काम कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, हमने पिछले हफ्ते भी जेमिनी CLI का यूज किया। अगर मैं अभी जेमिनी CLI से कहूंगा ना कि लास्ट संडे हमने क्या किया था, जेमिनी CLI का वो चीजें याद नहीं रहेंगी। अब मेरे पास यहाँ पे दो तरीके। एक तरीका जो हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि भाई हम जब भी मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं? gemini.md यानी मार्कडाउन। अब वो किसी तरह की भी बात हो सकती है, चाहे वो पूरी की पूरी मेरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री हो, या चाहे वो मेरा एक बेसिक जेमिनी या क्लाउड को मेरी चीजें समझाना हो। भाई मेरे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या फाइल स्ट्रक्चर है, किस प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है, किस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मैं जेमिनी को दो तरीके, या तो मैं मैनुअली रोजाना सुबह उठूं, लैपटॉप खोलूं, जेमिनी की कमांड लिखूं और रोजाना उसको दोबारा रिपीटेटिवली समझाऊं। अब रिपीटेटिव क्यों समझाना है? क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरा स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मतलब कहीं भी बात याद नहीं रहती। दूसरी चीज, या तो फिर मैं उसको जेमिनी CLI में जो है वो स्टोर करवा दूं, सॉरी gemini.md में स्टोर करवा दूं। और ये gemini.md में कैसे स्टोर कराना है, इसका तरीका भी बहुत आसान है।
आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं, और ये इस बुक में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, इसी सेक्शन में स्क्रॉल करेंगे ना, अच्छा वो प्लॉट में लिखा हुआ है, आई डोंट नो इसमें लिखा है, मैं बता देता हूँ, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अब Gemini.md तो हमने लिख ली, लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो हम कैसे स्टोर करवाएं, कि भाई मेरा एक Next.js का ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट है, तो वो क्या करता है, उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और एक बिल्कुल ही दूसरे क्लाइंट का, दूसरी कंपनी का पाइथन फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है, तो वो क्या करता है, और एक गवर्नर हाउस का मेरा प्रोजेक्ट है जो हमने असाइनमेंट में आपको दिया, तो वो क्या कर रहा है। अब ये हम क्लाउड कोड या जेमिनी CLI को कैसे समझाएंगे, या तो एक बात, या तो आप रोजाना उठे और मैनुअली 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को 3 अलग अलग बातें रोजाना करते हैं, एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा काम उसमें ये हो सकता है कि आप जेमिनी को ही या क्लाउड कोड को ही बोलें कि मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करो और एक Gemini.md जनरेट करके दो, जिसमें मेरे प्रोजेक्ट की एंड टू एंड सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिस्ट हुई। तो जेमिनी CLI से ही कहो कि भाई, या क्लाउड कोड से ही कहो कि भाई हमें एक cloud.md या Gemini.md की फाइल जनरेट करके दो, जिसमें ये सारी बातें लिखी हो कि मेरा एक सर्टेन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। अब आपको ये बात पता है, आपने जेमिनी को कहा कि एक Gemini.md जनरेट करके दो, जिसमें लिखा हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब एक टेस्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, गौर से सुनिएगा, एक Next.js का ई-कॉमर्स, एक फास्ट एपीआई का पाइथन है, एक गवर्नर हाउस है, एक अलग ही प्रोजेक्ट है, 4 अलग अलग क्लाइंट्स के 4 अलग अलग काम हो रहे हैं। Gemini.md में आपको लिखना है, ये Gemini.md रूट लेवल पे बनेगी या प्रोजेक्ट लेवल पे? क्यों? मैं तो रोजाना जेमिनी से काम कर रहा हूँ, रूट पे बना देता हूँ, क्या मसला है? हैंड रेस करके, गोकुलधाम सोसाइटी हैंड रेस करके, रूट वाले में किसके? सही है सर, आप बताएं, आराम से बैठ के, बस आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस, सही है, ठीक है। तो अभी जो तो आपने मेरी बात से डिसएग्री किया, नहीं, आपने यही कहा ना कि प्रोजेक्ट लेवल पे बनाओ, तो प्रोजेक्ट लेवल पे मैं क्यों बनाऊं? सही है। और कोई बताएगा पीछे भाई ने हैंड रेस किया था, वो बताए, ओएस भाई आप बताएं। सही है, वेरी नाइस सर, आप जी, सही है, बेहतरीन। इस टेबल से कोई बताएगा क्यों प्रोजेक्ट लेवल पे, चाहे गलत बताए, थोड़ा थोड़ा बताए। जी भाई आप बताएं। सही है, आप बताएं। सही है, अब यहां से कोई बताएगा? जी आप बताएं। एग्जैक्टली, और कौन बताएगा उस टेबल से, एसी के पास से? गलत बताएं, टूटा फूटा बताएं, आधी अधूरी डेफिनेशन बताएं, कोई आपसे एक्यूरेट चीज नहीं मांग रहा बताए, वरना वहां जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स खड़े हैं उनसे कह दूंगा, किसी को भी पॉइंट आउट कर देंगे वो। कोई भी टूटा फूटा बता दे, नो इशू, कोई आपको जज नहीं कर रहा गलत बताने में भी। सारी जो है वो जेमिनी पिक करता है, या आपका LLM जो है वो उसको पिक करके अपने पास ले आता है। उसको पता होता है कि मेरे पास इस मशीन में कितनी Gemini.md है। अब आपने अगर प्रोजेक्ट लेवल पे, या जो मैं कह रहा था कि भाई रूट लेवल पे ही कर दो, अगर आपने रूट लेवल पे उसको इनिशियलाइज किया तो वो हर प्रोजेक्ट पे इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर जो बात आप लोगों ने कही, बिल्कुल सही कही, कि अगर आपने Gemini.md हर प्रोजेक्ट के लिहाज से अपनी अपनी जनरेट करवाई, तो वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंपैक्ट करेगा। वेरी नाइस। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो हम ये बात कर रहे थे कि LLM स्टेटलेस होते हैं, Gemini.md में अगर चाहो तो चीजें रखवा दो, ताकि रोज रोज अलग अलग
रोज रोज आके सेम बात हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना करनी पड़े। आप सिर्फ लिखे जेमिनाई, अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जाके सुबह आपने ई कॉमर्स पे काम किया, शाम को पाइथन पे काम किया, रात को गवर्नर हाउस का प्रोजेक्ट बनाया। जब भी जेमिनाई की कमांड उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाके लिखी, उसके पास उस प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट पहले से ही होगा। अब ये एज अ डेवलपर, एज अ प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर आप लोगों के ऊपर है कि आपको gemini.md में कहां तक, किस हद तक जो है वो चीजें स्टोर करवानी है। क्यों करवानी है? एक सेंटेंस में ये कि भाई जब gemini.md बनती है, या जब भी आप अपनी बातें कहते हैं जेमिनाई से या किसी भी एलएलएम से, तो आपके टोकन खर्च होते हैं और सबके पास टोकन्स की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल। फिर आप लोगों की सारी चीजें आती हैं, आंसर को जब प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाते? आप लोगों पे वही बात इंप्लीमेंट होती है, आप तो टैलेंटेड तो काम क्यों नहीं करते? चले, एमसीपी सर्वर्स एंड इंटीग्रेशन। जब अभी हम एमसीपी को डिस्कस करेंगे ना, आपको बहुत सी चीजें ऐसी लगेंगी ये तो हमने पढ़ लिया है, इसमें क्या नया है। अब ये इसमें एमसीपी कहां से आ गया जब सेम चीज हमने पहले से पढ़ ली है? अभी देखते हैं। एमसीपी का फुल फॉर्म होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जो आपके एजेंट्स होते हैं या जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेन किए हुए डाटा के ऊपर। उनके पास रियल टाइम या फिर पर्सनलाइज्ड डाटा नहीं होता। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना कि मेरी करंट लोकेशन क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं बता पाएगा। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना कि अभी टाइम क्या हो रहा है या अभी डेट क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो नहीं बता पाएगा। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना भाई कि मेरे जीमेल में कौन कौन से पिछले लास्ट 24 घंटों में ईमेल्स आए हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये या तो रियल टाइम डाटा है या फिर मेरा पर्सनलाइज्ड डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने ही डाटा सेट में ट्रेन हुए हुए जवाब को दे सकता है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल कब तक ट्रेन होता है? 6-8 महीने पहले तक। यानी जो आज तक समझे अगर 23 नवंबर है ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी होगा हमारा लेटेस्ट, उसकी जो डेट होगी ना, अब वो डाटा पे जो ट्रेन हुआ होगा वो 8-10 महीने पहले की होगी। समझ लिया, वो जनवरी फरवरी तक के डाटा पे ट्रेन होगा। कुछ मॉडल्स और होंगे जो उससे भी पहले के होंगे। तो ये एक चीज थी एमसीपी को पढ़ने की। एमसीपी जब हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? पर्सनलाइज्ड डाटा और रियल टाइम डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास नहीं होता। इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास आया है एमसीपी सर्वर्स। क्या आया है? एमसीपी सर्वर्स। अभी जो डेफिनेशन मैंने बताई, रियल टाइम डाटा नहीं होता, पर्सनलाइज्ड डाटा नहीं होता, ये सुनी सुनी लग रही है। कब सुनी थी? क्वार्टर 3 में। अब टूल कॉलिंग पढ़ते हो, सही है। अब एमसीपी सर्वर्स जो है ना, आपके फंक्शन कॉलिंग के ही बड़ा भाई है, या समझे ये वो कजन है जो कनाडा में रहता है, जो ज्यादा काम करे क्योंकि उसके पास कैनेडियन डॉलर है ना। तो एमसीपी सर्वर कौन है? आपके फंक्शन टूल्स का बड़ा भाई है या वो कजन है जो कनाडा में रहता है। अब ये मैंने क्यों कह दिया? ये क्या काम आसान करेगा आपका? और जब फंक्शन टूल पढ़ लिया तो हम फंक्शन टूल पे ही रहते हैं, एमसीपी को पढ़ने की क्या जरूरत? या जब एमसीपी ही पढ़ना तो पहले फंक्शन टूल क्यों पढ़ा? अभी ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। एमसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आपने अभी सुना ये इंट्रोडक्शन, सेम आप फंक्शन टूल का भी सुन चुके हैं और एमसीपी का भी यही इंट्रोडक्शन है कि आपके
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एआई एजेंट्स जो होते हैं वो रियल टाइम डेटा पे ट्रेन नहीं होते या आपके पर्सनलाइज डेटा पे ट्रेन नहीं होते। आपने एक डिप्लॉयमेंट चलाई, आपको AWS पे वो डिप्लॉयमेंट फेल हो गई या वर्सल के ऊपर वो डिप्लॉयमेंट फेल हो गई। अगर आप अपने एजेंट से कहोगे ना कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों फेल हुई, वो कहेगा कौन सी डिप्लॉयमेंट, कैसी डिप्लॉयमेंट, अनटिल एंड अनलेस आप उसको अपने वर्सल का एक्सेस दे दो। आपने ये बात Q2-3 में भी पढ़ी है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन नहीं होता, तो उसको ट्रेन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट वगैरह देते हैं, फंक्शन टूल करते हैं। उस फंक्शन टूल के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशल चीज, एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम एपीआई को कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं, एपीआईज को कॉल करते हैं, क्योंकि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपको थर्ड पार्टी डेटा को या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को कॉल करने में हेल्प करता है। सही है। जैसे ये फोन क्या है, मैं जो हूं भाई मैं अपने आप से बात कर सकता हूं, जो नॉलेज मेरे पास है वो काम मैं कर सकता हूं। एक्सटर्नल टूल्स का मतलब इजी सीन्स है, आपको कोई चीज नहीं आती, आप क्या करते हैं, गूगल करते हैं। क्या करते हैं, गूगल करते हैं। मैं आपसे किसी चीज की स्पेलिंग पूछूं, किसी इंग्लिश के वर्ड का आपसे मीनिंग पूछूं, आपको नहीं पता, आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जब आप कोई ऐसी क्वेरी भेजते हैं ना जिसका उसके पास डाटा नहीं होता, जिस डाटा पे वो ट्रेन नहीं होता, तो वो क्या करता है, जैसे आप गूगल करते हैं ना, वो टूल को कॉल करता है। सही है, वो टूल को कॉल करता है। सही है, यानी जो उसके बस में नहीं है ना, उसकी हेल्प वो किससे मांगेगा, टूल कॉल से या किसी दूसरे बंदे से। सही है, जैसे स्कूल में थे आप, किसी दिन पेंसिल बॉक्स ले जाना भूल गए, आपने बोला अपने बराबर वाले से एक पेंसिल को ले लो, तो ये आपने क्या किया, जो चीज आपके बस में नहीं थी आपने बराबर वाले से वो चीज मांग ली। तो जैसे आप किसी चीज का मतलब जानने के लिए गूगल करते हैं ना, या चैट जीपीटी करते हैं, या किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास अगर कोई ऐसी क्वेरी जाए जिसका आंसर करना उसके डाटा सेट के बस में नहीं है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या करते हैं, टूल को कॉल करते हैं। ये चीज हमने Q3 में भी एजेंट्स एसडीके पढ़ते हुए देखी। अब टूल को कॉल करते वक्त क्या होता है, एपीआईज लगती है। क्या लगती है, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एपीआईज क्या होता है, कभी भी किसी थर्ड पार्टी से बात करनी हो या बाहर वाले से बात करनी हो या किसी दूसरी एप्लीकेशन, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करनी हो, तो आप क्या करेंगे, एपीआई को कॉल करेंगे। सही है, एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव से आप एपीआई लिखते हैं। अब यहाँ पे एमसीबी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यहां तक जो भी अभी मैंने बात की, एमसीबी के इंट्रोडक्शन से लेके एपीआई लिखने तक, फंक्शन टूल और एमसीबी दोनों अभी तक सेम चल रहा है। यानी आपसे कोई भी पूछे ना एमसीबी क्या होता है, आपसे कोई भी पूछे ना फंक्शन टूल क्या होता है, आपने यही सारी बातें बतानी है। अब आपसे अगर कोई ऐसी बात करता है ना कि भाई एमसीबी और फंक्शन टूल तो भाई एक ही चीज है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो एमसीबी या क्यों पढ़ रहे हो फंक्शन टूल, या जब एक चीज पढ़ी तो दूसरी को पढ़ने की क्या जरूरत, तो उसका जवाब अब हम डिस्कस करते हैं। अब ये सवाल आप सबके जहन में होगा। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अपनी सलाहियत से बाहर जवाब देने के लिए क्या किया, टूल कॉल किया। जब भी टूल कॉल करना होता है, टूल उसको कौन प्रोवाइड करता है, सोचे 10-15 सेकंड सोचे, टूल कौन प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली टूल कौन प्रोवाइड करता है, आप लोग या हम सब एज अ डेवलपर अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए क्या करते हैं, टूल्स लिखते हैं। और उन टूल्स में क्या होता है, एपीआई। अगर मैं आप लोगों से कहूं एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा छोटा सा एजेंट बनाए, छोटा सा है नहीं, एजेंट बनाना कोई छोटा काम नहीं है, जिसमें वो क्या करे, आपके ईमेल को रीड करे और उस ईमेल का जवाब दे, या आप लोगों की यहाँ पे अटेंडेंस लगती है, मैं यहाँ पे एक ऐसा एजेंट लगा दूं कि जैसे ही आप लोग एंटर हो वो आपकी अटेंडेंस उस एक्सेल शीट में डाल दे। सही है, हो सकता है।
या मैं आपको ऐसे कहूँ जैसे ई कॉमर्स में होता है ना कि भाई एक कस्टमर ने अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया एक ईमेल आ जाए और एक व्हाट्सएप बिजनेस जो आप लोगों का बना हुआ है उस पर एक मैसेज चला जाए। तो आप लोगों को एपीआई पता है तो ये सब भी पता ही होगा कि ये सब चीजें कैसे होंगी। अगर मैं आप लोगों को अभी एक टास्क दूं या इंडिविजुअल डेवलपर को भी एक टास्क दूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एपीआई लिखनी पड़ेगी जीमेल के लिए, एक एपीआई लिखनी पड़ेगी व्हाट्सएप के लिए। क्लियर है सबको? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है तो पूछें। क्लियर है? यस और नो? सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें जैसे यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें या पेमेंट चेकआउट पे क्लिक करें तो आपको एक ईमेल आए, और एक ईमेल आए तो जाहिर सी बात है ईमेल तो जीमेल पे आता है, तो एक जीमेल की एपीआई लगेगी। अभी आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, सही है? नॉट कि आप बस एक नया कॉन्सेप्ट पढ़े, पिछला कोई टेस्ट नहीं है। एक मैं आपसे कहूँ व्हाट्सएप करें तो उसने क्या किया, व्हाट्सएप की भी एक एपीआई लगाई। आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, सपोज आप सब अमेज़न के मालिक हैं, वहां अमेज़न तो मल्टीनेशनल है, वो कनाडा में चलेगा तो कैनेडियन डॉलर्स में चार्ज करेगा, यूएस में चलेगा तो यूएस डॉलर्स में चार्ज करेगा, पीकेआर में चलेगा तो पीकेआर में, या हम चले यूं कर, इसको छोड़िए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अमेज़न किस में चार्ज कर रहा है? डॉलर्स में। किस में चार्ज कर रहा है? डॉलर्स में। अगर पाकिस्तान से कोई बाय करे प्रोडक्ट को तो जाहिर सी बात है अगर उसने $5 की चीज खरीदी तो आज डॉलर का रेट अलग है, कल अलग होगा, परसों अलग होगा। ऐसा है यस और नो? तो रोजाना डॉलर्स की अपडेटेड वैल्यू को कौन चेक करेगा? एजेंट करेगा। और किसके थ्रू करेगा? ऑफ कोर्स एपीआई के थ्रू, क्योंकि हम रोजाना तो सुबह कंप्यूटर खोल के मैन्युअली चेंज नहीं करेंगे ना, रियल टाइम डाटा के लिए तो एपीआई लगती है। ये चीज हमने क्वार्टर 2-3 में देखी, पुराने कॉन्सेप्ट भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, सही है? व्हाट्सएप की, एक जीमेल की और एक USD2 पीकेआर या USD2 जो भी रिस्पेक्टिव रिलेटिव करेंसी है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपका काम बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपका एजेंट तो बाउंड है, रिस्ट्रिक्टेड है एक्सटर्नल काम करने पे, वो कर ही नहीं सकता, ना आपकी शीट अपडेट कर सकता है, ना ईमेल कर सकता है, ना उसको आज के डॉलर का रेट बताएगा, तो 3 एपीआई लगे। अब अगर आपको पेमेंट का भी सारा प्रोसेस आपने सपोज, और आपका ई कॉमर्स आपने एडवांस किया, एक यूजर आया, आपने उसको चैटबॉट दे दिया, उस चैटबॉट में वो आया, उसने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखा, कलर लिखा, क्वांटिटी लिखी और आखिरी में लिख दिया भाई इसकी पेमेंट भी मेरे कार्ड से कर दो, ये मेरा कार्ड नंबर है। अब ये सारा काम एजेंट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है पेमेंट मेथड के लिए भी एक एजेंट बनाना पड़ेगा, और पेमेंट मेथड आपको पता है अगर इंडिया में पेपाल चलता है तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, और पाकिस्तान के लिए अलग पेमेंट मेथड लगेगा। इंडिया यहाँ पे अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगाया या जैस कैश लगाया तो इंडिया में थोड़ी जैस कैश चलेगा। तो ये अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज तो पूरी है कि हाँ हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग एपीआई लग रही है, लेकिन यही सबसे बड़ा एक जो है वो एक मसला अब क्रिएट होता चला जा रहा है, सही है? जैसे जैसे आपकी एपीआईज बढ़ रही है ना, चाहे वो जीमेल हो, व्हाट्सएप हो, करेंसी हो, पेमेंट हो, अब क्या हो रहा है, अब आप एज ए डेवलपर किस मसले में फंस रहे हैं? एपीआईज वाले मसले में। किस मसले में फंस रहे हैं? एपीआईज वाले मसले में फंस रहे हैं। और आपने क्वार्टर 2 में ये काम किया है, और जो इंडस्ट्री में और एक्सपीरियंस लोग हैं ना, उन्हें पता है कि भाई जैसे जैसे एपीआईज बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो है वो काम और मजीद मुश्किल होता चला जाता है। तो इसी मसले को सॉल्व करने के लिए एमसीपी बनाया गया है, सही है? ये जो अभी हमने सारी की सारी डिस्कशन की, इस डिस्कशन में हमें हर चीज क्लियर थी। एजेंट स्टेट कब मैं फंक्शन टूल यूज करूं या क्यों मैं एमसीपी यूज करूं, या अगर आप मुझसे पूछे कि भाई जब ये पहले पढ़ लिया तो अभी भी कर ले, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि बढ़ती एपीआईज डेवलपर के लिए मैनेजमेंट में क्या करती है? मुश्किल करती है। बढ़ती एपीआईज डेवलपर के लिए क्या करती है? मुश्किल करती है। और वो मुश्किल क्या क्या हो सकती है? उसकी रेट लिमिटिंग, उसकी लोड बैलेंसिंग, उसकी रीट्राई लॉजिक, उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हर मर्तबा सही से पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो एसिंक्रोनस फंक्शन है तो अवेट
लगाने की वजह से क्या मसला तो नहीं आ रहा? आपने पढ़ा है ना, जब भी एपीआई लगता है, सॉरी एपीआई लगती है तो क्या होता है? एक्सटर्नल सर्विस पे कॉल जाती है। एक्सटर्नल सर्विस मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन। जब भी एसिंक्रोनस फंक्शन लगता है, अवेट का कीवर्ड लगता है। अवेट के कीवर्ड के बाद वो जेसन में भी कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो ये सारी चीजें से बचने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एमसीपी का, जिसका मतलब होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसके नाम में ही अगर आप थोड़ा गौर करें ना, तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट है। मॉडल कौन है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मॉडल क्या है यहाँ पे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओपन एआई का, एंट्रोपिक के, क्लाउड का, जेमिनी का, सही है, डीप सीक का। यहाँ पे वो मॉडल मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एपीआई वगैरह। तो अगर आप इस नाम पे ही गौर करें ना, और प्रोटोकॉल, सही है, प्रोटोकॉल का मतलब एक रस्म, तमहीद, कस्टम, एक पॉलिसी, सही है, ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का मतलब होता है अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉन्टेक्स्ट देना, सही है, इंफॉर्मेशन देना कि कब कौन सी एपीआई कहां से किस तरह कॉल करनी है। लेकिन सारी चीजें, इंट्रोडक्शन सेम है। जब आप किसी से डिस्कस करेंगे ना, जब थोड़ा आपको टाइम लगेगा हजम करने में कि भाई जब सेम कॉन्सेप्ट है फंक्शन अंडरस्कोर टूल का भी और एमसीबी का भी, तो क्यों, मैंने कहा ना आप डिस्कस करें, आपका सवाल होना चाहिए क्यों। तो क्यों का ये जवाब है कि बढ़ती एपीआई जो है वो एक मसला क्रिएट करेगा। और वो मसले कौन कौन से हो सकते हैं? वो उसका रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, उसका रिस्पॉन्स, उसकी रिक्वेस्ट, एजेंट सही से टूल को कॉल करना है या नहीं करना, सही है, क्योंकि टूल तो हमेशा एजेंट कॉल करते हैं, हम तो बस उसको बना के दे देते हैं। एमसीपी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। मसला ये था कि जब आप एक्सटेंसिव एपीआईज लिखते हो तो फिर एक ये इशू क्रिएट होने लगता है। और एजेंट से बात करने का एक मसला है कि उनके पास एक तो ये डाटा नहीं होता, और एजेंट से बात करने का अब ये स्टैंडर्ड है। हमने यहाँ क्या देखा? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्या डेफिनेशन देखी? प्रोटोकॉल मतलब स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल देखेंगे। इसमें सारे के सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो एक वेब सर्च का हो, हमारे पास नहीं है ना, हमारे एजेंट के पास ये तरीका नहीं है ना कि वो इंटरनेट से सर्च करके ला सके, तो आप कोई वेब सर्च की एपीआई लगा लें। आपने टेविली का नाम सुना है? या टेविली का नाम सुना होगा, जो इंटरनेट से, गूगल से डाटा सर्च करके ला के देते हैं। एक सर्वर एपीआई होता है, एक सर्च एपीआई होता है। ये अलग अलग एपीआई का एक ही काम है कि वो क्या करें? वेब सर्च करके दें। आपको व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप की एपीआई लिखनी पड़ेगी, जीमेल करना है तो जीमेल की एपीआई जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। मैं अगर मेरी डिप्लॉयमेंट कोई फेल होती है वर्सेल या एडब्ल्यूएस एज़्योर के ऊपर, तो वहाँ के लिए भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अब ये देखते हैं हमें इतनी जो हमने डिस्कशन की, ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी। अभी हम कनेक्टिविटी वगैरह सब करना सीखते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा, गूगल पे लिखूंगा एमसीपी मार्केट प्लेस, और यहाँ पे मेरे पास दो तीन टूल्स या वेबसाइट इनिशियली आ जाएंगी। एक सबसे पहले mcpmarket.com, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास लिस्ट होगी, मैं स्क्रॉल करूँ तो mcpservers.so, और एक गिटहब रिपोजिटरी है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये तीनों लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप कहाँ से अलग अलग एप्लीकेशंस के एमसीपी को उठा सकते हैं। जैसे हमने जब इसको बिल्कुल एपीआईज की तरह ट्रीट करें, आपने वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है ना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रख लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए कि अचानक से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। ये कॉन्सेप्ट सारे आपने पहले पढ़े हुए हैं, सही है। इसमें बैकग्राउंड पे कैसे रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स जाता है, HTTP क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें वो ही है। एक बहुत अच्छी चीज है, आपने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ, सही। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जीमेल की एपीआई लगाएं, आप लिखेंगे gmail.com/googlesheets/rows या /get sheets,
मैं आपसे कहूँ कि जीमेल की एपीआई लगाएं, आप लिखेंगे gmail.com/email/send email, तो ये एपीआई के यूआरएल्स को आपने लगाना। तो अगर मैं आपसे कहूँ जीमेल की एपीआई लगाओ, व्हाट्सएप की लगाओ, किसी भी मार्केट प्लेस के किसी भी प्लेटफॉर्म की आप अगर एपीआई लगाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डेवलपर प्लेटफॉर्म पे जाके वो एपीआई के यूआरएल्स आपको गेट करने पड़ेंगे। सही है, ये सारा काम हम टेक्निकली कर चुके हैं। सही है, अब इस तरह के कुछ यहाँ पे देखिए एमसीपी सर्वर्स अवेलेबल है। मैं यहाँ mcpmarket.com पर हूँ, सेम आप mcp.so पे जाए तो भी आपको मिल जाएंगे इतने सारे। देखिए नैनो बनाना, और यहाँ पे और भी वेब सर्च से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे जो है वो वेब सर्च से रिलेटेड ढूंढूं, सर्वर्स पे मैं गया और यहाँ पे मैंने आपको सर्च किया, ये वन एपीआई फॉर सर्च क्रॉलिंग एंड साइट मैप्स। ये देखिए आपने Q3 में, ये पहला वाला सर्च वन एपीआई, आपने Q3 में एजेंट्स बनाए, एजेंट्स को सर्च करने की तो पावर है ही अनटिल अनलेस आप प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे आप सर्च का एमसीपी जो है वो लगा सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे जीमेल सर्च करूँ, यहाँ सर्च पर गायब हो गया, होम पे आना पड़ेगा और होम पे आके मैं लिखा जीमेल। सही है, जैसे ही मैंने यहाँ जीमेल लिखा, एंटर किया, तो ये देखिए मेरे पास जीमेल के कुछ सर्वर्स आ गए। अ सिंगल फाइल एमसीपी सर्वर फॉर इंटरैक्टिंग विद जीमेल, और ये सारी की सारी चीजें स्लैक, व्हाट्सएप वगैरह सारी की सारी चीजें आपको इन तीनों में से कहीं भी मिल जाएगी, या तो एमसीपी मार्केट प्लेस या mcp.so, और ये एक इनकी रेपोजिटरी भी है एमसीपी वालों की। सही है, यहां से भी आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये देखें ये कुछ एमसीपीज आपके पास यहाँ अवेलेबल है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ तो पूरी लिस्ट बनी हुई है थर्ड पार्टी सर्वर्स में। सही है, तो अभी हमने क्या देखा, एमसीपी का इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह। अब हमने ये भी देखा कि हमारे पास कौन, अभी तो मैंने 3 बताई, हो सकता है आपको अगर यहाँ से नहीं देखना हो, आप क्लॉड से या जेमिनी से खुद कहें कि भाई मुझे इसका एक एमसीपी सर्वर इंटीग्रेट करके दो, ये काम भी हो सकता है। तो जेमिनी सीएलआई हमारे टर्मिनल में हाथों में ही आ गया ना, तो हम यहाँ से भी इनको कह सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना दिमाग हाजिर रखें और काम करने वाले हो। सही है, थर्ड पार्टी सर्वर्स, और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, मेरे पास कितनी सारी चीज़ें। अगर आपको किसी डेटाबेस से अपने कनेक्शन बनाना है, आपके पास पोस्टग्रेस है, उस पर सारी आपकी कंपनी का डाटा स्टोर है। इवन अगर आपको गिटहब का एमसीपी सर्वर चाहिए, कि अगर आप सिर्फ गिटहब का एमसीपी सर्वर इंटीग्रेट करें, और जैसे ही उसको इंटीग्रेट करें, कोड कमिट करने की, कोड को पुश करने की, किसी भी रेपो को क्लोन करने की कमांड पावर जो है वो आपके पास आ जाए, तो वो सारे के सारे काम एमसीपी से हो सकते हैं। यहाँ अगर मैं सर्च करूँ गिटहब, तो ये रहा नंबर 1 पे मेरे पास, ये रहा यहाँ गिटहब का एमसीपी सर्वर भी मेरे पास है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, रिपोजिटरी मैनेजमेंट, फाइल ऑपरेशंस एंड गिटहब एपीआई इंटीग्रेशन। आपको पता है फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं, वही कोड को कमिट करना, पुश करना। रिपोजिटरी मैनेजमेंट, कब उसको पब्लिक करना है, कब प्राइवेट करना है, क्या कौन सी पीआर बनानी है, कौन से इशू रेज करना है, कौन सी पीआर क्लोज करनी है, सारी की सारी पावर आपके पास या गिटहब से आ जाएगी। सेम काम आप एपीआई से करते हैं तो आपको ये अलग अलग काम खुद मैन्युअली लिखने पड़ते। सही है, अब यहाँ पे हमने ये चीज को देख लिया। हम कहाँ से शुरू हुए थे, एमसीपी के इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये देखा कि फंक्शन टूल और एमसीपी कितना सिमिलर है, बट एक ऐसी कौन सी चीज है जो इनको डिफरेंशिएट करती है और एमसीपी को ज्यादा पावरफुल बनाती है, वो है बढ़ती एपीआईज। और बढ़ती एपीआईज के जो भी मसले थे वो हमने देखे। तीसरे नंबर पे हमने क्या देखा कि हम कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एमसीपी सर्वर्स को गेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं सर्वर्स क्यों कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स हम किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट तो सर्वर पे ही आती है।
सही है, तो हमने ये क्या, इसलिए हम इसको MCP सर्वर्स कह रहे हैं। अगर आप कहीं किसी आर्टिकल में, किसी ट्यूटोरियल में, किसी चैट GPT में अगर इस चीज को देखें तो वो आपको एक अल्फाज देगा MCP सर्वर्स। तो यहाँ पे एक इसका ये इंट्रोडक्शन था और ये मार्केट प्लेस की सारी। अच्छा, एक और चीज जो शायद आपको लगे, जब आप MCP पढ़ेंगे ना तो MCP इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना अभी हमने देखा। MCP पूरा का पूरा अपने आप में एक साइंस है, फिलोसॉफी। हम उसमें जितना डीप जाए उस MCP में सर्वर भी आते हैं। ये तो आप दूसरे का MCP यूज कर रहे हैं ना, आप जैसे दूसरों की API यूज करते थे, यस और नो, अब आप दूसरे का MCP यूज कर रहे हैं। आपके पास एक फैसिलिटी थी, एक सलाहियत थी, एक पावर थी कि आप अपनी API बना लो, ठीक है नहीं? तो आपके पास यहाँ एक और फैसिलिटी है कि आप अपना खुद का भी MCP सर्वर बना सकते हो। सपोज आपने कोई ऐसी, इस क्लास में किसी ने, सब ई-कॉमर्स में तो सब काम करते हैं, किसी ने कोई ऐसा MCP का पेमेंट मेथड का जो है वो MCP सर्वर बना दिया और गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स को कह दिया कि भाई ये लो, ये यूज कर लो, तो आप अपना MCP सर्वर भी बना सकते हैं। और उसमें फिर क्लाइंट भी होगा, उसमें फिर सर्वर भी होगा, उसमें होस्ट भी होगा, उसमें टेम्पलेट्स भी होंगे, प्रॉम्प्ट्स भी होंगे, कनेक्शन भी होगा। जब आप अपना MCP बनाने बैठेंगे वो और एक लंबी बहस है। अभी तो हमने इसको बहुत टॉप लेवल पे एक बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे देखा, सही है। बट आप जब डीप डाउन करेंगे तो ये आपको इन डेप्थ और 1000 चीजें बता के देगा, सही है। तो ये चीजें आप लोगों को अपने जहन में रखनी है। ये देखें गूगल ड्राइव, सही है, गूगल मैप्स, पोस्टग्रेस, ये क्या एक डेटाबेस है, और स्लैक, सही है, SQLite ये भी डेटाबेस है, रेडिस एक तरह का डेटाबेस है। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, सही है। एक काम करते हैं, अभी के लिए 3:19 हो रहे हैं,